वेलकम टू द सेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर मंथ के जितने भी न्यूज़ आर्टिकल जिनमें आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ थी, उसका एक पूरा कंपाइलेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम उस पर्टिकुलर वीडियो को जिसमें हम आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस को अभी इश्यू करा है डिजिटल बैंकिंग चैनल्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर बैंक्स को अब मैंडेटरी हो गया है कि उन्हें कस्टमर से कंसेंट लेना होगा, जिसमें वो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ये प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट होना चाहिए। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक्स मैंडेटरीली कस्टमर्स को नहीं बोल सकते। बैंक्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर को बोले कि आपको कोई भी डिजिटल बैंकिंग चैनल सर्विसेज जो है वो यूज़ करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड और ये सब चीज़ें। इसके लिए कोई मैंडेट उन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक को ये दैट इज़ बीइंग क्लेरिफाइड कि बैंक ना मोबाइल नंबर्स डेफिनिटली रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी ट्रांज़ैक्शन अलर्ट्स हैं या फिर केवाईसी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसे वो सेंड कर सकें। नाउ बैंक्स इसके साथ में कुछ प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन मेजर्स भी यहाँ पर लेके आएगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज, जिसमें ट्रांजैक्शन लिमिट पर ट्रांजैक्शन डेली कितना हो रहा है, वीकली, मंथली, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी लिमिट क्या है, फ्रॉड चेक, ये सब कुछ रहेगा और ये डिपेंड करेगा उनके रिस्क परसेप्शन पे। इवन बैंक जो है, यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो भी ऑफर कर रहे हैं, दे हैव टू एंश्योर दैट कि कस्टमर्स जितने भी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, उन सभी ऑपरेटर्स पे ये सर्विसेज अवेलेबल हो। इट मीन्स सर्विसेज मस्ट बी नेटवर्क इंडिपेंडेंट। इसके साथ में ही रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और सर्विलेंस मैकेनिज्म भी यहाँ पर बैंक के द्वारा जरूरी है रखना। एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसमें प्रमोटर ग्रुप्स या फिर बैंक ग्रुप एंटिटीज हैं, दे कैन नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द बैंक्स डिजिटल बैंकिंग चैनल्स। स्पेसिफिकली कुछ ऐसी एंटिटीज होंगी जो आरबीआई के द्वारा अलाउड होंगी, सिर्फ उनके अलावा और किसी भी एंटिटीज को आप शो नहीं कर सकते। बैंक्स को सारे कम्युनिकेशंस, एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल है उस पर भेजना होगा। दोनों ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी उनके अकाउंट से रिलेटेड होंगे, राइट? तो ये सारी गाइडलाइंस है जो कि बैंक आरबीआई ने अभी बैंक्स के लिए रिलीज करी है। तो बेसिकली हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आरबीआई ने अभी जो फाइनल गाइडलाइंस दी हैं, इसमें उन्होंने मैंडेटरी कराया है कि बैंक को एक्सप्लिसिटली कंसेंट लेना होगा कस्टमर से फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। कस्टमर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होगा कि वो किसी भी डिजिटल बैंकिंग चैनल को ऑप्ट करे टू अवेल द फैसिलिटीज लाइक डेबिट कार्ड्स। बैंक्स यहाँ पर मोबाइल नंबर्स को रिकॉर्ड करेगा, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स लेकर आएगा और जो बैंक्स मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, दे विल मेक श्योर कि कस्टमर्स के लिए वो सभी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स में अवेलेबल हो। इसी के साथ में रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस मैकेनिज्म भी यहाँ पर बैंक्स को रखना जरूरी है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये बैंक के डिजिटली बैंकिंग चैनल पे डिस्प्ले नहीं होगा, एक्सेप्ट कुछ अगर आरबीआई ने परमिट करा है उनके अलावा। एंड एसएमएस और ईमेल के द्वारा बैंक्स को क्लियरली इंफॉर्मेशन सेंड करनी होगी टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो इट्स इन मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, जो कि 26 गवर्नर है और इनका एस्टैब्लिशमेंट आरबीआई का हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। टोटल 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, स्वामीनाथन जानकीरमन जी, टी रविशंकर जी, शिरीष चंद्र मुर्मू जी और पूनम गुप्ता जी। नेक्स्ट है उषा जानकीरमन। बेसिकली अब आरबीआई ने अनाउंस करा है कि उषा जानकीरमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जाएगा। एंड इसके पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस के इसमें चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज थी और अब यहाँ पर जो नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है उषा जानकी रमन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट है, आरबीआई ने 144 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस इश्यू करे हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली 3500 डायरेक्शन सर्कुलर्स गाइडलाइंस जो अभी तक इशू कर चुके हैं, इनका रिव्यू किया गया एंड नाउ 244 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस को इशू करा, जिससे कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन को हम कम कर सकें। इसमें इश्यू किया गया है सेवरल डिकेड्स में जितने भी रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए गए थे, इनको कंसोलिडेट किया गया है और करंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस के द्वारा इसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं सेपरेटली फॉर 11 टाइप्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज एंड कोहेसिवली इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा वेरियस रेगुलेटरी एरियाज पे। इसमें इंक्लूड है आपके कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज किया गया है एक सेपरेट एमडी के लिए और हर टाइप के रेगुलेटेड एंटिटी के लिए एक सेपरेट मास्टर डायरेक्शन होगा इन ईच रेगुलेटरी एरिया और द फंक्शन।
इसी के अलावा जो रेसिडुअल रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस होंगे, इन्हें एक सेपरेट मिसलेनियस मास्टर डायरेक्शन में इन्हें इंक्लूड किया गया है और हर एक रेगुलेटेड एंटिटी के लिए अलग होगा। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनमें बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा गया है, वो सब एक सिंगल प्लेस में हर एमडी में सेग्रीगेट कर दिए गए हैं। एडवाइजरी एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, मेन टेक्स्ट का ही एक पार्ट रहेगा, जिसमें एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होंगी जो एडवाइजरी नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कन्वे कर रही है। इसी के साथ में रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन का जो कंसोलिडेशन है हर टाइप की आरई के लिए, इससे अगर हम बात करें तो क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी एप्लीकेबिलिटी पे, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करना है उस पे किस तरह से अप्लाई करना है, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जो इंस्ट्रक्शंस नाबार्ड के द्वारा इशू किए जाते हैं रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में, इनके लिए एक अलग से जो एमडी है वो बनाया जाएगा एंड इसमें कंसल्टेशन लिया जाएगा नाबार्ड का। तो आरबीआई ने टोटल 244 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया है, जिससे रेगुलेटेड एंटिटीज पे बर्डन कम हो, एंड इसे 11 टाइप्स के आरई के लिए इशू किया गया है। जो इंस्ट्रक्शंस आरआरबी सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रहेंगे, दे विल बी कंसोलिडेटेड इन कंसल्टेशन विद नाबार्ड। ओके, एंड अभी हम लोगों ने हेडक्वार्टर पढ़ा है, तो आई एम नॉट जस्ट गोना रिवाइजिंग एवरी टाइम, आप लोग वीडियो पॉज करके ये पर्टिकुलर ब्लू पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर। नेक्स्ट है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। देखिए आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स नोटिफाई करा है इनकी 2025 की लिस्ट में। बेसिकली ऐसे बैंक्स दे आर टू बिग टू फेल, राइट, इतने बड़े हैं कि इनका फेल होना इट्स नॉट पॉसिबल। ये तीनों बैंक कंटिन्यूसली, अभी देखें हम तो सेम बकेटिंग स्ट्रक्चर में है जैसे प्रीवियस ईयर में था। एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 रिक्वायरमेंट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट is set to 0.80 for SBI, 0.40 for SDFC and 0.20% for ICICI Bank. Additional requirement जो है CET1 के लिए, इन DSIPs के लिए will be in addition to the capital conservation buffer. Now, अगर हम DSIPs फ्रेमवर्क की बात करें तो इन्हें आरबीआई को बताना होता है, रिक्वायर्स आरबीआई टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द बैंक्स जो कि DSIPs थे, और ये 2015 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ है, आरबीआई कुछ बैंक्स को कैटेगरी में लेके आती है। एंड जब इन बैंक्स को रखती है तो ये डिपेंड करता है कि उनका सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर कितना है, बेस्ड ऑन द बकेट कौन सा डीसी उसके अंदर आता है, एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट जो है उस पर अप्लाई की जाती है। फॉरेन बैंक्स के बेसिस पे बात करें तो ऐसे बैंक्स जिनकी ब्रांच जो है इंडिया में प्रेजेंस है, वो ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, और इनका एडिशनल सीईटी कैपिटल सरचार्ज इंडिया में मेंटेन करना होता है, जो कि जीसिप्स पे एप्लीकेबल होता है। इट इज प्रोपोर्शनेट टू रिस्क वेटेड एसेट्स इन इंडिया, दैट इज additional CET1 buffer prescribed by the home regulators multiplied by India RWA as per the consolidated global group book divided by the total consolidated global group RWA। एक फॉर्मूला है पूरा जिसके थ्रू इनका रेशियो दिखाया जाता है। Now, आरबीआई ने एसबीआई, आईसीआईसी बैंक को 2015 और 16 में एज अ डीसिप अनाउंस करा था, और एचडीएफसी को 2017 में। इसी के साथ में करंट अपडेट जो देखे, इस पे डेटा जो कलेक्ट किया गया है, ये पूरा 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग ये डेटा हमें देखने को मिला। नाउ एसबीआई, एचडीएफसी बैंक अभी अगेन डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स नोटिफाई किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। इनका जो C1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स है, वो 0.80% एसबीआई के लिए, 0.40 एचडीएफसी के लिए एंड 0.20 आईसीआईसी बैंक के लिए। अगर कोई फॉरेन जीसीब है तो उसकी ब्रांचेस इंडिया में होंगी, तो उन्हें CET1 कैपिटल सरचार्ज जो होल्ड करना होगा विद द प्रोपोर्शनल ऑफ इंडियाज आरडब्ल्यूए। एसबीआई को 2015 में, आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में और एचडीएफसी बैंक को 2017 में आरबीआई ने डीसिप्स में रखा था। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम 2025। देखिए आरबीआई ने एक नई रिपोर्ट रिलीज करी है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन 2024-25। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, क्रेडिट कार्ड जो है हमारे मेजर सोर्स रहा है कस्टमर कंप्लेन का। ओवरऑल क्रेडिट कार्ड कंप्लेन्स 20.04% बढ़ी है एंड इट इज 50,801 केसेस ईयर में। प्राइवेट बैंक ने डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्पेस को डोमिनेट करा है बहुत बड़े मार्जिन के साथ में, इन्होंने 32,696 कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करी है। एंड अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में देखें तो 3,221 कंप्लेंट्स आई है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो बहुत यहाँ पर क्लाइम हुए हैं, दूसरी कैटेगरीज में भी इंप्रूवमेंट देखे हैं। एटीएम और डेबिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कम हुए हैं 28.33% से, एंड इशूड्स जो कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड है वो भी डिक्लाइन हुए हैं 12.74% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पेंशन रिलेटेड कंप्लेंट्स भी कम हुई हैं।
एंड अगर हम यहाँ देखें तो डिपॉजिट अकाउंट्स रिलेटेड कंप्लेंट्स बढ़ी है 7.6% से, लोन्स एंड एडवांसेस में 1.6% से, प्राइवेट सेक्टर में अब देखें हम तो इट इज होल्डिंग अराउंड 40% ऑफ इंडिया बैंकिंग असेट्स एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स जहां पर कस्टमर ग्रीवियंसेस को रिसीव किया गया है। फ्रॉम टोटल ऑफ 2,96,321 कंप्लेंट जो बैंकिंग सिस्टम में रिसीव हुई है, 0.82% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें प्राइवेट बैंक से देखने को मिल रहा है। और अगर हम पिछले साल से अभी तक का देखें तो इट इज 37.53% का राइज हमें देखने को मिला है, विच इज अराउंड 1,11,199 ग्रीवियन। पब्लिक सेक्टर बैंक में देखें तो लॉन्ग परसीव्ड एज अ कंप्लेंट हैवी बिकॉज उनका कस्टमर बेस डेफिनेटली लार्ज है और डिक्लाइन नोटेबली इट इज डिक्लाइनिंग। शार्प कंप्लेंट ड्रॉप हमें देखने को मिला है, एब्सोल्यूट नंबर 1,03,717 केसेस पर है। ग्रीवियंसेस जो ओम्बड्समैन में रिसीव किए गए हैं उसमें इंडिविजुअल्स में आप देखें तो मेजॉरिटी में 2,58,365 कंप्लेंट्स रिसीव की गई हैं, विच इज 87.19% ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अगेन सिंगल लार्जेस्ट एरिया डिस्प्यूट का रहा है। यहाँ पर 86,670 कंप्लेंट्स रिसीव की गई हैं और जो कंप्लेंट्स थे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रिगार्डिंग उसमें भी आपको एक शार्प जंप देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42%। इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऑपरेशनल इश्यूज इन बैंक्स में देखे जा रहे हैं एंड देयर इज वन मोर थिंग कि ये सब डेटा से कई रिपोर्ट्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग आगे पॉलिसीज जो बनती हैं नए वेज लेके आते हैं जिससे कि हम इन इश्यूज को सॉल्व कर सकें और इनका बर्डन कम कर सकें। तो एनुअल रिपोर्ट ऑन ऑम्बड्समैन स्कीम जो है इसे रिलीज करा है आरबीआई ने। अकॉर्डिंग टू इट मेजर सोर्स ऑफ कंप्लेंट जो रही है वो क्रेडिट कार्ड्स रहा है। प्राइवेट बैंक्स के द्वारा बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स देखी गई है। अगर हम डिक्रीज देखें कंप्लेंट्स में तो एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, पेंशन रिलेटेड और रेमिटेंस एंड कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड कंप्लेंट है वो डिक्रीज हुई है। डिपॉजिट में बढ़ी है, डिपॉजिट अकाउंट्स को लेकर के, लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर के बढ़ी है। प्राइवेट बैंक्स जो कि 40% इंडियन बैंकिंग असेट्स को होल्ड करता है, ये लार्जेस्ट सोर्स रहा है कस्टमर ग्रीवेंसेस का। अगर हम देखें टोटल प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो यहाँ पर कंप्लेंट्स बढ़ी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में कहीं ना कहीं ड्रॉप देखने को मिला है। टोटल ग्रीवियंसेस कंप्लेंट जो रिसीव की गई हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, इट इज समवेयर अराउंड 2,58,365 कंप्लेंट्स। और अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे बात करें तो 87.19% ऑफ द टोटल इज व्हाट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल्स। इवन जो एसएफबीस के अगेंस्ट कंप्लेन है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% से जंप। नेक्स्ट आता है 58th मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी 2025 दिसंबर में और यहाँ पर उन्होंने जो रेपो रेट है उसे 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करा है। इट इज नाउ 5.25 विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये क्यूमुलेटिव कट जो है रेपो रेट का बाय 125 बेसिस पॉइंट्स ऑन द 4 ओकेजन्स। ये डिसीजन 58 मीटिंग में लिया गया था जो 3rd से 5th दिसंबर को हुई थी। अभी इस मीटिंग को चेयर करा था आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने। आरबीआई के डिसीजंस अभी रिसेंटली हम देखें तो जिस तरह से जीडीपी डेटा हमें देखने को मिला है उसी की वजह से ये सारे चेंजेस हैं सेकेंड क्वार्टर में। और ऑल्सो एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ है 1.7%, जिसने हमारा जो लोअर टॉलरेंस थ्रेश होल्ड है 2% का और इन्फ्लेशन टारगेट जो 4% सेट किया गया था आरबीआई के द्वारा उसे ब्रीच करा। रिडक्शन इन द रेपो रेट विल लीड टू द लोअर इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली बरोवर्स और सेवर्स के लिए। एमपीसी ने डिसाइड करा है कि वो न्यूट्रल स्टैंड पे रहेगी। इट मींस रेट्स जो है बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और इस रेट कट के बाद में देखें तो एसडीएफ रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इट इज एडजस्टेड टू 5% एंड एमएसएफ जो है और बैंक रेट को 5.5% रखा है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। इसके अलावा सीआरआर और एसएलआर को 3% और 18% पे रखा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स है रियल जीडीपी ग्रोथ जो है इसे 7.3% रखा गया है जो 0.5% ज्यादा है अर्लियर प्रोजेक्शन से। क्वार्टर 3 में 7%, क्वार्टर 4 के लिए 6.5%। अगर हम 2026-27 के क्वार्टर 1 की जीडीपी ग्रोथ को देखें तो इट इज प्रोजेक्टेड एट 6.7% एंड फॉर क्वार्टर 2 इट इज प्रोजेक्टेड एट 6.8%। सीपीआई इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया गया है 2% विच इज 0.6% डाउनवर्ड्स देन अर्लियर प्रेडिक्शंस। क्वार्टर 3 में 0.6% एंड क्वार्टर 4 में 0.9%। सीपीआई इन्फ्लेशन अगर हम क्वार्टर 1 2026-27 के लिए देखें और क्वार्टर 2 के लिए देखें तो 3.9% एंड 4% रहा है। आरबीआई ने ओएमओ भी दैट इज ओपन मार्केट परचेस ऑपरेशन जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो भी डिसाइड करा है कि वो करेंगी of 1 lakh crore rupees and a 3-year USD INR buy sell swap agreement of $5 billion in December
जिससे कि सिस्टम में ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी लेके आ सके, लिक्विडिटी लेकर आ सके। तो कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि एमपीसी ने 58 मीटिंग में लिए थे, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 से 5 दिसंबर को कंडक्ट हुई थी। शेयर करा था संजय मल्होत्रा जी ने और इन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया है। यहाँ पर हम देखें तो रेपो रेट को रिड्यूस करा है 25 बेसिस पॉइंट से एंड इट इज़ नाउ 5.25%। रियल जीडीपी ग्रोथ रोज़ हुई है सेकंड क्वार्टर में 8.2% से, एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ है 1.7% से, तो हमारा टारगेट 2% से उससे बहुत कम। अदर रेट्स देखें तो एसडीएफ इज 5%, एमएसएफ एंड बैंक रेट 5.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, सीआरआर 3% है, एसएलआर 18%। रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन देखें तो 2025-26 के लिए 7.3% रखा है, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के लिए 7% एंड 6.5%, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए क्वार्टर 1 में 6.7 एंड क्वार्टर 2 के लिए 6.8%। सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 2%, क्वार्टर 3 के लिए 0.6%, क्वार्टर 4 के लिए 2.9% एंड फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए क्वार्टर 1 में 3 एंड क्वार्टर 2 के लिए 4%। साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी यहाँ पर करे जाएंगे जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस की जाएगी 1 लाख करोड़ रुपीस की एंड 3 साल का यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप एग्रीमेंट का $5 बिलियन का, जिससे कि लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाए सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारी आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यहाँ पर कंडक्ट करेगा फॉर द परचेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिससे कि वन बैंकिंग सिस्टम में कुछ लिक्विडिटी को यहाँ पर लेके आया जा सके। यहाँ पर देखिए सीजनल करेंसी लीकेज और फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस को लेकर के देखें तो यहाँ पर इनका एम है कि हम सफिशिएंट फंड दे सके, जो भी क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है और मॉनेटरी ट्रांसमिशन को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके। इसे 2 ट्रांचेस में कवर किया जाएगा, 50,000 करोड़ के ईच ट्रांजेक्शन होंगे जो 11 दिसंबर और 18 दिसंबर को शेड्यूल थे। एडिशनली आरबीआई यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑप्शंस भी करेगा $5 बिलियन का और इसका टेन्योर रहेगा 3 इयर्स का। इससे फर्दर 61,500 करोड़ के ड्यूरेबल रुपी लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट की जाएगी एंड परमानेंटली फॉरेक्स रिजर्व को रिड्यूस भी नहीं करना पड़ेगा हमें और इसी से हमारी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट 50,000 करोड़ रुपीस के 2 ट्रांच होंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में, जिसमें ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस करेंगे एंड इसी के साथ में यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑप्शन भी कंडक्ट किया जाएगा जिसका टेन्योर है 3 इयर्स का। नेक्स्ट है गोल्ड मेटल लोन के रिगार्डिंग। देखिए नई गाइडलाइंस आरबीआई ने रिलीज करी है और बैंक अब अपने गोल्ड मेटल लोन्स जो है दे विल बी एक्सटेंडेड टू अ ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द जूलर्स, जिसमें जिन्होंने जो मैन्युफैक्चर भी नहीं करते ज्वेलरी उनके लिए भी ये एक्सटेंड किया गया है। इस फ्रेमवर्क में देखें तो एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिला है जीएमएल स्ट्रक्चर का, जो कि 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आएगा। आरबीआई ने कुछ प्रोविजंस में अमेंड करा है जिसमें मास्टर डायरेक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द गोल्ड मॉनेटाइजेशन, ये चेंजेस किए गए हैं एंड नाउ दे आर अलाउइंग नॉमिनेटेड बैंक्स जो इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को, जिससे वो लेंड कर सकते हैं टू लार्जर पूल ऑफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेट। अपडेटेड रूल्स में बैंक अब अपने इंपोर्ट लिंक्ड जीएमएल को एक्सटेंड कर रहे हैं टू एंटिटीज जो मैन्युफैक्चर और सेलिंग में एंगेज्ड हैं इन द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। इंपॉर्टेंटली जूलर्स जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेट नहीं करते हैं वो भी अब बरो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज जो उनका आउट प्रोडक्शन है वो रजिस्टर्ड गोल्ड स्मिथ से उनका आउटसोर्सिंग हो। इसी के साथ इंपोर्ट लिंक गोल्ड मेटल लोन में आरबीआई ने स्कोप को वाइड करा है। डेजिग्नेटेड बैंक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं जीएमएस को एंड नाउ दे आर ऑफरिंग जीएमएस बेस्ड जीएमएल नॉट ओनली टू जूलर्स बट एडिशनल टू द एमएम, स्पेसिफिकली जो मिंटिंग होती है ना उसके लिए भी। इससे फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एंटरप्राइज गोल्ड कॉइन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा फॉर्मली और जीएमएल फ्रेमवर्क के इंक्लूजन के साथ में। ब्रॉडर एलिजिबिलिटी के अलावा भी अगर हम देखें तो आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं कैसे गोल्ड को बरो किया जाना है। जीमेल फैसिलिटी जो है लिमिटेड रहेगी ऐसे जूलर्स को इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स। बट यहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि गोल्ड जो है रॉ या प्राइमरी फॉर्म में आप सोल्ड या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बैंक को स्ट्रिक्ट एंड यूज मॉनिटरिंग इंश्योर करनी पड़ेगी जिससे कि सारे बरोड मेटल्स जो हैं एक्सक्लूसिवली जो मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यूएडेड प्रोसेस है उन्हीं के लिए यूज किया जा सके। नॉमिनेटेड बैंक ने कुछ डिटेल लेंडिंग और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाई हैं जीएमएल के लिए और ये बहुत ज़रूरी रहेंगी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है गोल्ड मेटल लोन्स के लिए। तो नई गाइडलाइंस आ गई है गोल्ड मेटल लोन्स के लिए और इसमें हमने एक बड़े सेगमेंट को कवर करा है। यहाँ पर जिन लोगों के मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी है दे दिस जूलर्स कैन आल्सो बी ऑफर इंपोर्ट लिंक गोल्ड मेटल लोन। ठीक है एंड डेजिग्नेटेड बैंक्स जो हैं ये जीएमएस बेस्ड जीएमएल अलाउ करेंगे जूलर्स और एमएमटीटीज को ताकि मिंटिंग हो सके। एंड दिस द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो है गोल्ड कॉइन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए
अ, यहाँ पर जो प्रूडेंशियल पर्पस के लिए जीएमएल जो है एक तरह से दूसरे लोन की तरह ही काम करेगा। और बैंक्स जो है गोल्ड लोन को डेली बेसिस पर वैल्यू करेगा, जिसमें एलबीए में गोल्ड एम प्राइसेस और रूपी डॉलर रेफरेंस रेट के अकॉर्डिंग। टू हेज अगेंस्ट वॉलेटिलिटी, बैंक जो है आईएनआर डिनोमिनेटेड एसबीएलसीज या बैंक गारंटीज जो है अदर शेड्यूल्ड बैंक से एक्सेप्ट करेगा। रीपेमेंट नॉर्म्स देखिए यहाँ पर, एक्सपोर्टर्स जो होंगे उनके लिए लोन टेनर जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से अलाइन करेगा। डोमेस्टिक बोरोवर्स के लिए मैक्सिमम 270 डेज है, और ये वर्किंग कैपिटल साइकिल के साथ जितने भी रीपेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है ये सब रुपीज में ही होंगे। एंड जीएमएस लिंक्ड जीएमएल बोरोवर्स जो है प्रिंसिपल को पार्टली या फुली फिजिकल गोल्ड में पे कर सकता है अगर सोर्स या डिलीवर्ड आरबीआई कंडीशन। स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफरिंग गोल्ड मेटल लोन मस्ट कंप्लाई फुली विद द न्यू फ्रेमवर्क। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एंड इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो आरबीआई ने कुछ अमेंडमेंट्स लेके आया है इन दोनों ही एक्सपोजर में, और अमेंडमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने डिसाइड करा है कि वो एक फॉरेन बैंक जो कि ऑपरेट कर रहा है इंडिया में एज अ ब्रांच एक्सपोजर ओनली टुवर्ड्स इट्स हेड ऑफिस एंड द ब्रांचेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस under the LEF, while exposure to the other distinct officious entities of the group, including those towards a subsidiary of intermediate HO, shall be under the IT. तो बेसिकली इन दोनों को उन्होंने दो अलग अलग ग्रुप में डिफाइन कर दिया है। अगर कोई एक्सप्लिसिट लीगल रीफेंसिंग होगी बिटवीन द फॉरेन बैंक ब्रांच एंड हेड ऑफिस, आरबीआई डिसाइड करेगा कि वो जो ड्राफ्ट प्रपोजल है वो उसको रिटेन करेगा, और ऐसे एक्सपोजर्स को ग्रॉस बेसिस पर लेके आएगा। नाउ अमेंडमेंट्स में ये भी करा है कि बैंक के पास पॉलिसीज होगी ऑन कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ देयर एक्सपोजर टुवर्ड्स अ सिंगल काउंटर पार्टी, ग्रुप या फिर इंटरकनेक्टेड काउंटर पार्टीज पे। एज वेल एज सिस्टम मॉनिटर भी करेगा, एड्रेस भी करेगा जितनी भी रिस्क उसके साथ में आती है टू देम फ्रॉम देयर एक्सपोजर टू द अल्ट्रा लार्ज बरोवर जो एक्सेसिवली लिवरेज है, हैव सब्सटेंशियल बोरोइंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। और बैंक का अपना भी क्राइटेरिया होगा तो फॉर डिसाइडिंग अल्ट्रा लार्ज बरोवर, और उसको वो ध्यान में रख करके ओवरऑल बोरोइंग्स ऐसी एंटिटीज के लिए वो चेक करें। तो यहाँ पर देखिए दो फ्रेमवर्क्स यहाँ इशू करे हैं, दैट इज वन इज द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एंड दूसरा इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड एक्सपोजर। आरबीआई फॉरेन बैंक्स एक्सपोजर्स टू इट्स हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस को एलईएफ के अंदर ट्रीट करेगा, और एक्सपोजर्स टू अदर ग्रुप्स एंटिटीज इंक्लूडिंग हेड ऑफिस सब्सिडरी ये सब आईटी के अंदर आए। कोई लीगल रिंग फेंसिंग नहीं होगी बिटवीन फॉरेन बैंक ब्रांच एंड हेड ऑफिस। आरबीआई जो है अपना ड्राफ्ट प्रपोजल जो है रखे रिटेन करेगा एंड रेकॉर्ड एक्सपोजर ऑन द ग्रॉस बेसिस। बैंक के पास खुद की पॉलिसीज हो, मैनेज द कंसंट्रेशन रिस्क फ्रॉम अ सिंगल एंड इंटरकनेक्टेड काउंटर पार्टीज जो स्पेसिफिक सेक्टर्स और अल्ट्रा लार्ज और हाईली लिवरेज बोरोवर्स होंगे के लिए। बैंक अपना खुद का क्राइटेरिया भी सेट कर सकता है टू आइडेंटिफाई अल्ट्रा लार्ज बोरोवर्स। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स इश्यू करे हैं, रिवाइज करे हैं फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आरबीआई के जो कुछ नॉर्म्स हैं जो रिवाइज किए गए हैं, इससे क्रेडिट आउटरीच बढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस को लेवरेज दिया जाएगा, लोकलाइज्ड डेवलपमेंट और प्रायोरिटीज को सपोर्ट किया जाएगा। ये रिवीजन जो है एक तरह का बैलेंस अप्रोच रहेगा जिससे कोऑपरेटिव बैंक्स को हम और ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं, इनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को एनहांस कर सकते हैं एंड रोबस्ट सेफगार्ड एम्बेड कर सकते हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम ऐसे इंस्ट्रक्शंस बैंक को देता है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और बैंक बिजनेस पे कैसे उनको अपना नाम चेंज कर सकते हैं, शेड्यूलिंग मैटर करती है इन सब के ऊपर। 28 जुलाई को आरबीआई ने एक ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन बिजनेस ऑथराइजेशन फॉर कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्शन 2005 लेकर के आया था, जिससे कि इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के थ्रू हम उन्हें कंसोलिडेट कर सकें एक प्लेस पे। अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से तो आरबीआई ने उसका 4 ईयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करा है गिवन द हेटेरोजेनिटी इन द अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर। आरबीआई सेड इट वाज नॉट कंसीडरिंग एनी फ्रेश प्रपोजल फॉर न्यू यूसीबीज या कोई कन्वर्जन जो है अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का इनटू अर्बन यूसीबीज, वो अभी वो कुछ भी कंसीडर नहीं कर रही है। Now, अगर हम यूसीबी देखें तो इनको 4 टियर में कैटेगराइज कर रखा है रेगुलेटरी पर्पस के। टियर 1 में वो बैंक्स आते हैं जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस तक है। टियर 2 में जिनका डिपॉजिट 100 से लेकर के 1000 करोड़ रुपीस तक है, और टियर 3 में 1000 करोड़ से 10000 करोड़, और टियर 4 में जिनका डिपॉजिट मोर देन 10000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस जो है नॉर्म्स कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इशू करे हैं। मास्टर डायरेक्शंस जो है बिजनेस ऑथराइजेशन फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इशू की, एंड 4 टियर कैटेगरीज है रेगुलेटरी पर्पस के लिए, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि के लिए क्या-क्या यहाँ पर कंडीशंस स्पेसिफाइड। नाउ आरबीआई ने एक 2 मंथ कैंपेन लॉन्च करा है जिससे कि कस्टमर ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व किया जा सके जो पेंडिंग है फॉर मोर देन अ मंथ।
ये ड्राइव 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक होने वाली है, जिसमें गवर्नर ने नोट करा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो ऑलरेडी कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है जिससे कि कस्टमर एनहांस किया जा सके। जैसे कि री-केवाईसी को सिम्प्लीफाई करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस को सिम्प्लीफाई करना, जिसमें आपकी पूंजी आपका अधिकार अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आए एंड सारी आरबीआई सर्विसेज एप्लीकेशंस को ऑनलाइन कर दिया गया। तो इससे हमें ये देखने को मिला कि रीसेंट स्पाइक कंज्यूमर ग्रीवियंसेस में देखने को मिला है जो ओम्बड्समैन तक जारी है। डिस्पाइट आरबीआई जो है कहीं मोर देन 99.8% जो एप्लीकेशंस है वो पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में डिस्पोज करता है। कंप्लेंट का राइज धीरे-धीरे बढ़ ही जा रहा है, पेंडेंसी लेवल बढ़ रही है। तो आरबीआई ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएँगे, मंथली समरीज़ जितनी भी पेंडिंग और डिस्पोज एप्लीकेशंस की वो पब्लिक। इन्होंने सिटीजन टारगेट को भी रिव्यू करा और नाउ दे आर ट्राइंग टू एम कि अब हमें सर्विस स्टैंडर्ड्स को और अकाउंटेबिलिटी को एलिवेट करना है। Now RBI iOS amalgate three ombudsman schemes of RBI. First है Banking Ombudsman Scheme 2006, Ombudsman Scheme for NBFC of 2018 and Ombudsman Scheme of the Digital Transaction 2019. अब एक यूनिफाइड ओम्बड्समैन स्कीम आ गई है जिसमें कस्टमर कंप्लेंट्स जिसमें डिफिशिएंसी है सर्विसेज में जितनी भी जगह पर वो सब यहाँ पर एंटरटेन की जाएगी और अगर रिजॉल्व नहीं की गई है कस्टमर्स के पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर 30 दिन में रिप्लाई नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इन सबको मेंशन किया जाएगा, इन सबको सॉल्व किया जाएगा। इसके अंदर नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं जिनकी डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो आई हैव टोल्ड यू 3 ओम्बड्समैन स्कीम्स को यहाँ पर अमलगमेट किया गया है। तो ये है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम एनबीएफसी 2018 एंड ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन 2000। मेन इनका एम यही है कि अगर कोई भी ग्रीवियंसेस रिज़ॉल्व नहीं किए गए हैं, सैटिस्फैक्शन नहीं है या फिर 30 दिन के अंदर-अंदर रिप्लाई नहीं किया गया है, तो उन कंप्लेंट्स को यहाँ पर रिड्रेस करना। नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इन्होंने इंक्लूड करा है जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है और ये ड्राइव चलेगी 1 जनवरी ऑनवर्ड्स टिल फरवरी 28, 2026 एंड आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम, आरबीआई ओएस, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट को अभी इनिशिएट किया गया है आरबीआई ने और यहाँ पर दे आर फोकसिंग कि अब हमें कम्युनिटी लेड इनोवेटिव्स और पार्टिसिपेटिव अप्रोचेस लेके आना है ताकि हम फाइनेंशियल लिटरेट कर सके हमारी ऑडियंस को। बैंक्स कंडक्ट कैंप्स जिसमें इन्होंने गोइंग डिजिटल थ्रू यूपीआई एंड *99# के द्वारा जनरल पब्लिक को अवेयर करा है। कुछ कैंप्स लगाए हैं टारगेटेड ग्रुप्स के लिए। रूरल ब्रांचेस जो है बैंक की उन्हें 1 कैंप पर मंथ करना होगा जिसमें जितने भी मैसेजेस है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज बुकलेट के पार्ट हैं उन्हें कवर करना होगा और लोगों को लिटरेट करना होगा। नाउ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को हर साल सिंस 2016 कंडक्ट किया जाता है जिससे कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जो भी मैसेजेस है वो पब्लिक को पहुंचाया जाए, उन्हें लिटरेट किया जाए। आरबीआई की मल्टीमीडिया मल्टीलिंगुएंट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जिसमें आरबीआई कहता है, ये भी कई सारे मीडियम्स का यूज करता है जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी को यहाँ प्रमोट किया जा सके, लोगों को सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए एजुकेट किया जा सके। तो इफ यू नो दैट कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जी वो यहाँ पर इसको लेकर के काफी अवेयर करते हैं कि मेनी पीपल वॉच दैट राइट। दैट इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम को यहाँ पर अक्रॉस द इंडिया कंडक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस को इम्पार्ट किया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग कैंप ऑर्गेनाइज करके। निवेशक दीदी भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जिसमें आंगनवाड़ी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पंचायत हॉल्स में, वुमेन ओनली गैदरिंग्स में इनको बताया जाता है। ये घर-घर जाकर के भी फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली जहाँ पर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। नाउ आईईपीएफए ने पार्टनरशिप करी है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में अंडर द निवेशक दीदी प्रोग्राम जिससे कि 1110 कैंप को यहाँ पर लगाया जाएगा टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी। निवेशक दीदी का फेज 2 लॉन्च किया 7 अप्रैल 2025 में जिससे कि इस इनिशिएटिव को पैन इंडिया लेवल तक लेके जाया जा सके। अराउंड 40,000 वुमेन पोस्टल वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है एज अ कम्युनिटी फाइनेंशियल एजुकेटर। तो अगर हम इस न्यूज़ में देखें तो सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट जिसे आरबीआई ने इनिशिएट करा है जिससे कम्युनिटी लेड इनोवेटिव एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोचेस के द्वारा हम फाइनेंशियल लिटरेसी को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो बहुत रूरल एरियाज में रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर गोइंग डिजिटल कैंप्स और यूपीआई के थ्रू यहाँ पर पब्लिक और स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स को पहुंचाया जा रहा है। रूरल ब्रांचेस जहाँ पर आपको एक कैंप पर मंथ कवर करना होगा जिसमें फाइनेंशियल अवेयर मैसेजेस की बुकलेट के सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। We are conducting financial literacy week
एवरी ईयर सिंस 2016। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, निवेशक दीदी प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जा। नेक्स्ट है डिजिटल लैंडिंग एप्स। देखिए जितनी भी न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि यू हैव एनी डाउट, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फील दैट कि आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट याद आ गया है एंड यू वांटेड टू मेंशन, तो आप वहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। नाउ डिजिटल लैंडिंग एप्स गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, आरबीआई के साथ एंगेज कर रही है और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ में, जिससे अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन एप्स को यहाँ पर हटाया जा सके। तो इसीलिए उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई डिजिटल लैंडिंग एप्स की उनकी वेबसाइट पे, जो 1 जुलाई 2025 से इफेक्ट में है, जिसमें सारे डीएलएस जो कि डिप्लॉय किए जा रहे हैं आरई के द्वारा, जिससे कस्टमर्स को हेल्प मिलेगी कि वो डीएलए एसोसिएशन आरई के साथ में है या नहीं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड डिजिटल लेंडिंग ऐप जो है, लोन ऐप जो है, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एम्पावर किया गया है कि वो इन इंफॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस के लिए ब्लॉक करे, डायरेक्शन इश्यू किए जाए अंडर सेक्शन 69 ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। एंड देखिए ये बहुत जरूरी है, और ये जो है इसके लिए जो प्रोसेस प्रोवाइड की गई है, Information Technology Procedure and Safeguard for Blocking of Access of Information by Public Rules 2009। इसके अलावा गवर्नमेंट और आरबीआई ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टाइम टू टाइम, जिससे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके बाय एक्सप्लॉइटेशन बाय अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशन। नाउ अभी हम यहाँ देखें तो ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं, इनमें आरबीआई जो है, आरबीआई इंडिया डायरेक्शंस इश्यू किए गए हैं। ये डायरेक्शंस में डिटेल प्रोविजन है रिगार्डिंग द रिकवरी, डेटा प्राइवेसी, कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो आरई के लिए मैंडेटरी है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइडर्स के लिए मैंडेटरी है। नाउ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्रोएक्टिवली इंगेजिंग विद द मेजर इंटरनेट इंटरमीडियरीज और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जो ऑपरेशंस को रिव्यू करेंगे। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये भी इनके साथ में कनेक्टेड है, तो ये पूरी तरह से डीएलए को एनालाइज करेंगे। सिटीजन्स को साइबर इंसिडेंट की रिपोर्ट फैसिलिटेट करवाया जाएगा, जिसमें इलीगल लोन एप्स जो हैं वो बताई जाएंगी, और इसी के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। बैंक्स पब्लिक प्लेटफॉर्म सचेत के द्वारा भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इंटर रेगुलेटरी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी जो है सिटीजन्स को एक फैसिलिटेट करेगी कि वो अपनी जो भी कंप्लेन है वो लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें किसी भी एंटिटी के द्वारा मनी को इलीगली कलेक्ट या डिपॉजिट किया गया है। आरबीआई और बैंक ने कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी लिए हैं, शॉर्ट एसएमएस, रेडियो कैंपेन्स और इनके द्वारा, एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस भी यहाँ पर ई बात के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट कर रही है, जिससे लोगों को फ्रॉड और रिस्क मिटिगेशन के लिए अवेयर किया जा सके। तो यहाँ पर आरबीआई ने एक डायरेक्टली जो है अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करी डिजिटल लेंडिंग एप्स के लिए। इसके अंदर जितनी भी डीएलए डिप्लॉय की जा रही है आरई के द्वारा वो सब होंगी, जिससे कि कस्टमर्स आराम से वेरीफाई कर सकता है। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड डिजिटल लोन ऐप आइडेंटिफाई की जाती है, मैं जो है उसे डायरेक्टली ब्लॉक कर। आरबीआई ने एक रिवाइज्ड एक आरबीआई लेंडिंग डायरेक्शंस को इश्यू करा है, और इसमें आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, दे आर फैसिलिटेटिंग सिटीजंस टू रिपोर्ट द साइबर इंसिडेंट्स। इसके लिए उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। इवन बैंक्स ने भी सचेत पोर्टल के थ्रू बोल रखा है कि आप अपने इश्यूज को यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, तो एक मास्टर डायरेक्शन जो है रिलीज करा है, जिसके अकॉर्डिंग रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स जो हैं, they can do transaction in interest rate derivatives in जो नॉन रेसिडेंट्स है, they can enter this trades through सेंट्रल ट्रेजरी या फिर ग्रुप एंटिटीज के द्वारा, अगर मार्केट मेकर ऑथराइज्ड है ट्रांजैक्शन करने में उनके बिहाफ। मार्केट मेकर्स में शेड्यूल बैंक्स आ सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स आ सकते हैं, अपर लेयर एनबीएफसीज आ सकती हैं, और स्पेसिफाइड डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड बैंक आ सकते हैं। ये डायरेक्शंस में मार्केट मेकर्स ने क्लासिफाई करेंगे पार्टिसिपेंट्स को एज अ रिटेल और नॉन रिटेल यूजर। नॉन रिटेल यूजर इसमें एनबीएफसीज अदर देन मार्केट मेकर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज आएंगी। नाउ यहाँ पर प्राइस वैल्यू पे कैप रखा गया है, विच इज द प्राइस वैल्यू ऑफ अ बेसिस पॉइंट। इसे प्रपोज किया गया है नॉन रेसिडेंट पोजीशन के लिए। कंबाइंड पीवीबीपी जो है सारे आउटस्टैंडिंग आईआरडी ट्रेड्स के लिए, नॉन रेसिडेंट्स के लिए, वो 1000 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। आफ्टर विच फ्रेश पोजीशन जो है वो अप्लाई की जाएगी फॉर हेजिंग। ये रूल्स आईआरडी ट्रांजैक्शन के लिए बोथ ओवर द काउंटर मार्केट एंड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक्स एक्सचेंज दोनों पे अवेलेबल होंगे।
एक्सचेंज परमिट करेगा टू इंट्रोड्यूस एनी आईआईडी प्रोडक्ट आफ्टर द आरबीआई अप्रूवल। फ्लोटिंग रेट और इंडाइसेस का यूज किया जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में। इसे बेंचमार्क किया जाएगा व्हिच इज पब्लिश्ड बाय ऑथराइज्ड फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। मार्केट मेकर को रिपोर्ट चाहिए होगी और मार्केट मेकर जो है दे विल बी हैविंग टू रिपोर्ट ग्लोबल आईआरडी ट्रांजैक्शंस बाय देयर ऑफशोर रिलेटेड पार्टीज टू सेंट्रल ट्रेड रिपोजिटरीज ऑपरेट किया जा रहा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी एक्सचेंजेस जो आईआरडी प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं ये एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आरबीआई या उसके डेजिग्नेटेड एजेंसीज को जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है। एक्सचेंजेस ये भी इंश्योर करेंगे कि यूजर को उनसे जो रिलेटेड रिस्क है उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। पोजीशन लिमिट भी स्पेसिफाई की जाएगी नॉन रेजिडेंट के लिए इन एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और अदर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स जो हैं अब उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा टू होल्ड नेट लॉन्ग पोजीशन जो 5000 करोड़ से ज्यादा की है अक्रॉस द ऑल इंटरेस्टेड फ्यूचर। ग्रॉस शॉर्ट रेंज पोजीशन को जो है आप देखेंगे तो इट कैन नॉट एक्सीड कंसोलिडेटेड लॉन्ग पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज इन फ्यूचर। सेटलमेंट के लिए हम देखें तो नॉन रेजिडेंट आईआरडी ट्रांजैक्शंस जो है वो रुपी अकाउंट से ही रूटेड होंगे थ्रू वॉस्ट्रो अकाउंट, वाइल फॉरेन करेंसी जो है वो आईआरडी पेमेंट में सेटल होंगी एंड पे बी मेड थ्रू स्टैंडर्ड बैंकिंग चैनल्स। नाउ अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के बारे में तो नए मास्टर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने बोला है कि रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स जो है अब ट्रांजैक्शन आईआरडी में कर सकते हैं इन रुपीस में। नॉन रेसिडेंट्स को ट्रेड करने के लिए अपनी ट्रेजरी या ग्रुप एंटिटीज यूज कर सकते हैं। मार्केट मेकर्स में आपके ये सारी चीजें आएंगी जिसमें शेड्यूल्ड बैंक, स्टेट अलोन प्राइमरी डीलर्स, अपर लेयर एनबीएफसी, स्पेसिफाइड डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड बैंक्स। नॉन रिटेल यूजर्स जिसमें एनबीएफसी होंगे अदर देन मार्केट मेकर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज। कैप ऑफ प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट्स यहाँ रखा गया है नॉन रेसिडेंट प्रोसीजर्स के लिए। मैक्सिमम कंबाइंड पीवीबीपी जितने भी आउटस्टैंडिंग आईआईडी ट्रेड्स हैं नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा इट शुड नॉट एक्सीड 1000 करोड़। एक्सचेंजेस आईडी प्रोडक्ट्स के लिए इंट्रोड्यूस की जाएंगे आरबीआई अप्रूवल के साथ में। मार्केट मेकर्स जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे ऑफशोर रिलेटेड पार्टीज ग्लोबल आईआरडी ट्रांजैक्शंस को सीआई सेंट्रल ट्रेजरी रिपोर्ट ट्रेड रिपोजिटरी। एक्सचेंजेस आईआईटी आईआरडी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आरबीआई या डेजिग्नेटेड एजेंसीज एज स्पेसिफाइड। नाउ पोजीशन लिमिट जो है एफपीआई या दूसरे नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए 5000 करोड़ रुपीस है। ग्रॉस शॉर्ट पोजीशन को कंसोलिडेटेड लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन से एक्सीड नहीं करना है। नॉन रेजिडेंट आईआरडी सेटलमेंट्स जो हैं वो रुपी या वॉस्ट्रो अकाउंट में होंगे। फॉरेन करेंसी सेटलमेंट्स जो है वो नॉर्मल तो यूज। नेक्स्ट है आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स जो है वो रिवाइज करे हैं फॉर मेंटेनिंग कैश क्रेडिट करंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स जो कि बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं और इसमें उन्होंने एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट को इंक्लूड करा है करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट को चैप्टर को इंक्लूड करा है इन द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शंस। इससे बैंक को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, फंड फ्लो मॉनिटरिंग टाइटनिंग हो जाएगी एंड इसी के साथ में अगर हम बात करें तो की चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिले हैं जिसमें आप देखेंगे कि क्रेडिट जो है कैश क्रेडिट अकाउंट जो है इन्हें अब डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम द करंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट। आरबीआई फुली लिफ्टिंग अर्लियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग सीसी फैसिलिटीज और इसमें उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज अ कोर वर्किंग कैपिटल लाइंस। कस्टमर्स जिनका एग्रीगेट एक्सपोजर 10 करोड़ रुपीस से कम है बैंक्स वहां पर अपने करंट और ओडी अकाउंट्स ओपन कर सकती है बिना रेस्ट्रिक्शन के। ऐसे बरोवर्स जिन पे एक्सपोजर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है एनी लेंडिंग बैंक विद 10% और हायर शेयर इन द सिस्टम राइट दे कैन हैव अ फुल फ्लेज्ड करंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक इसके बाद में कलेक्शन अकाउंट जो है नाउ ओपन मोर फ्रीली। तो ये कुछ रिवाइज नॉर्म्स है यहाँ पर इसमें उन्होंने एक नया चैप्टर ऐड करा है मेंटेनेंस ऑफ फ्रेश क्रेडिट करंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इससे बैंक्स को ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और फंड फ्लो मॉनिटरिंग और क्रेडिट डिसिप्लिन को वो थोड़ा सा टाइटन अप कर। चेंजेस में देखें तो पहले रेस्ट्रिक्शन है क्रेडिट अकाउंट्स में इसे लिफ्ट कर दिया गया है एंड नाउ दे आर कोर वर्किंग कैपिटल लाइंस। बैंक्स फ्रीली ओपन कर सकते हैं करंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट फॉर कस्टमर्स जिनका एक्सपोजर बिलो 10 करोड़ रुपीस है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है बैंक्स विद 10% ऑफ द मोर देन शेयर कैन होल्ड फुल करंट एंड ओडी अकाउंट। अदर्स केवल कलेक्ट कर सकते हैं लिमिटेड आउटफ्लो के साथ में एंड कलेक्शन अकाउंट जो है अब फ्री ओपन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर देखें तो कुछ आउटस्टैंडिंग लोन्स जो हैं एजुकेशन लोन्स उसमें जीएनपी जो देखा गया है पीएसबीज में वो रिड्यूस हुआ है 7% से 2% पे। क्रेडिट रिलेटेड मैटर्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज आर लार्जली डीरेगुलेटेड और सेम जो है वो बोर्ड अप्रूव्ड लोन पॉलिसीज के द्वारा गवर्न की जाती है।
एंड दे आर फ्रेम्ड अंडर द एम्बिट ऑफ द रिलेवेंट रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई ने एडवाइस किया है बैंक्स को कि वो एक बोर्ड रखें, अप्रूव्ड लोन पॉलिसी लेकर के आएँ और ये क्रेडिट रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं एज़ पर द सेड पॉलिसी, जिसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे रेगुलेशंस के लिए। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर लिए हैं जिससे कि रिकवरी को इम्प्रूव किया जा सके और इंसिपेंट्स एस्टेब्लिश स्ट्रेस बैंक्स जो हैं उन्हें रिज़ॉल्व किया जा सके, जिसमें प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिज़ॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स अंडर द आरबीआई डायरेक्शन 2000, जो कि एक प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क है व्हिच प्रोवाइड्स फॉर अर्ली रिकॉग्निशन एंड रिज़ॉल्यूशन ऑफ द डिफॉल्ट इन टाइम बाउंड। इसके अलावा जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इनको दे विल बी एडवाइज्ड बाय आरबीआई टू अडॉप्ट अ मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, जो कि लास्ट 21 मार्च 2024 को अमेंड की गई थी। ये स्कीम जो है नीड बेस्ड एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होगी, थर्ड पार्टी गारंटी जो है उसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। लोन्स जिसमें 7.5 लाख रुपीस तक का लोन ले रहे हैं एंड ये एलिजिबल होंगे सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के लिए, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन के लिए। पीएसबी जो है कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा 7.5 लाख से ज़्यादा भी केस बाय केस बेसिस पर और ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा जो आपके 4 लाख से कम के लोन्स हैं, उसपे किसी भी तरह का कोलेटरल सिक्योरिटी लेना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया गया 6 नवंबर को, जिसमें कि बैंक्स जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को लोन देते हैं, जिससे वो टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपने आप को एनरोल करा सकें। तो यहाँ पर देखिए जीएनपी ऑफ पीएसबी जो है रिड्यूस हुआ है 2% से एंड आरबीआई ने बोला है कि अब आप बोर्ड अप्रूव्ड लोन पॉलिसी लेके आइए जिससे क्रेडिट डिसीजंस जो है रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसी के अलावा एक मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम यहाँ पर एडवाइस करिए सारे कमर्शियल बैंक्स को अडॉप्ट करने के लिए। 7.5 लाख का जो लोन बिना कोलेट्रल के देना होगा आपको स्टूडेंट्स को जो सीएसआईएस और सीजीएफएससीएल के लिए एलिजिबल है एंड पीएसबी कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा अबव 7.5 केस ऑन केस बेसिस पे। इसी के साथ में बैंक्स जो हैं 4 लाख से कम एजुकेशन लोन पे किसी भी तरह की कोलेटरल लेने की मैंडेटरी नहीं होगा। ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम भी आई थी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाती है, उसके लिए स्कॉलरशिप देती है, लोन देती है। इट्स काइंड ऑफ अ लोन बेसिकली नॉट स्कॉलरशिप, जिससे कि वो टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ सके। नेक्स्ट है आरबीआई ने कुछ फाइनल ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस को यहाँ पर रिलीज करा है, जिसमें कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया है ओवरऑल प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ में। यहाँ पर देखिए तो ये 1 अक्टूबर 2025 को इश्यू किया गया, जिसमें ट्रांजैक्शन अकाउंट ऑपरेशंस जो है 7 कैटेगरीज में दिया गया है। रेगुलेटेड एंटिटीज, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हमने नोट करा है फाइनल गाइडलाइंस में कि यहाँ पर कैश क्रेडिट अकाउंट्स के लिए जो लिमिट्स है, रेस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव कर दिए हैं। अर्लियर जो प्रपोजल था जो सिर्फ 2 बैंक्स को मिलता था टू मेंटेन द ट्रांजैक्शन अकाउंट फॉर द बोरोवर, एक्सपोज़र ऑफ 10 करोड़ और मोर। अब रिवाइज़ रूल जो है परमिट करेगा कोई भी लेंडिंग बैंक जिसके पास 10% से ज़्यादा एक्सपोज़र है टू ओपन द करंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट फॉर बोरोवर्स। इस सिचुएशन में कोई भी बैंक नहीं होगा, तो या फिर कोई एक बैंक ही इस थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा होगा, तो 2 लेंडर्स जो हैं वो लार्जेस्ट एक्सपोज़र में दे विल बी अलाउड टू ऑपरेट सच अकाउंट। तो आरबीआई ने कुछ अदर फंड्स भी यहाँ पर लेके आया है डिस्पाइट इंडस्ट्री रिक्वेस्ट फॉर लॉन्गर रेमिटेंस विंडो। Requirement to transfer fund from collection account to designated transaction within 2 days ये अनचेंज। सिमिलरली अगर हम देखें तो बैंक्स अपील्स जो है फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम अकाउंट क्लोजर और कन्वर्जन टाइमलाइन, स्पेशली ऐसे केस में जहां पर लॉ एनफोर्समेंट डायरेक्टरीज इन्वॉल्व, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने क्लैरिफाई करा है कि रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस जो है हमेशा ऑपरेट किए जाएंगे बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के प्रेजुडिस के, मेकिंग एडिशनल प्रोविजंस अननेसेसरी। बैंक ने बोला है कि वी नीड टू रेज अवेयरनेस कंसर्न अबाउट द ऑपरेशनल बर्डन ऑफ द मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन अकाउंट, पर्टिकुलरली जो थर्ड पार्टी पेमेंट्स होते हैं जिससे कि मिस यूज ना हो सके अनऑथराइज पेमेंट। आरबीआई ने डिक्लाइन कर दिया है कि वो इन ऑब्लिगेशंस को डाइल्यूट नहीं करेगी एंड रीइटरेटिंग दैट जो इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस है वो रोबस्ट हैं और कंप्लायंसेस के लिए सही है। Now there is a broad request for the borrower specific and exposure specific exemptions, वो भी आरबीआई ने एक्सेप्ट नहीं करा। आरबीआई ने बोला कि जो फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2026 से आएंगी। बैंक्स इनको अर्लियर डेट पे इंप्लीमेंट कर सकता है। आरबीआई ने कुछ ट्रांजैक्शन फाइनल ट्रांजैक्शन अमाउंट अकाउंट गाइडलाइन रिलीज करी है, कुछ रिलैक्सेशन दिया है, इसमें देखिए ड्राफ्ट नॉर्म्स जो है उसमें ट्रांजैक्शन अकाउंट जो कवर कहते हैं उसमें 7 कैटेगरीज की रेगुलेटेड एंटिटीज को कवर करा है। अगर जो अब ये परमिट कर रहा है लेंडिंग द बैंक्स विद मोर देन 10% एक्सपोजर,
वो करंट अकाउंट ओपन कर सके फॉर बोरोवर्स। अगर कोई बैंक नहीं है या केवल एक बैंक जो इस थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा है, 2 लेंडर्स जिसके पास हाईएस्ट एक्सपोज़र होगा वो ऑपरेट कर सकता है। रिक्वायरमेंट जो है इसमें आप देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ द अकाउंट डेजिग्नेटेड ट्रांजैक्शन अकाउंट ये 2 डेज़ वर्किंग डेज़ के अंदर और 1 अप्रैल 2020 की गाइडलाइंस इफेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट, इसका 10th एडिशन रिलीज किया गया है और ये एनुअली 2016 से लेकर आ रहे हैं, विच इज वन ऑफ द कंपेरेबल स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पर वो इंडियन स्टेट्स और यूटीज के लिए है। ये एडिशन में आप देखेंगे तो जितने भी एग्जिस्टिंग डेटा सीरीज और है उन्हें यहाँ पर इन्होंने अपडेट करा है। एक नया एक्सटर्नल सेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। 11 न्यू स्टेट वाइज स्टैटिकल टेबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इसको हम इसके थ्रू पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर सेक्शन जो है वो ऐड किया है 11 न्यू स्टेट वाइज़ स्टैटिकल टेबल्स को इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट, नेट स्टेट वैल्यू एडेड, नेट स्टेट वैल्यू एडेड कांस्टेंट प्राइस, स्टेटस ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, मार्केट बोरोइंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जेंडर वाइज सब्सक्राइबर्स ऑफ एनपीएस, जेंडर वाइज एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना, एक्सपोर्ट्स एक्सटर्नल सेक्टर में, फॉरेन टूरिस्ट विजिट एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जो टेबल 2011 सेंसस से सोर्स की गई थी उसे रिमूव कर दिया गया है। इवन जो 2004-2000 बेस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेबल्स थी उसे भी डिसकंटिन्यू। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बैंक्स के लिए अप्रूव करा है। ये अप्रूवल जो है आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी के ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के ऊपर इनका जो ऑब्जर्वेशन था उसी के बेसिस पर इसे प्रपोज किया गया था, एक रिस्क बेस्ड प्रीमियम मॉडल। इट इज़ एन अल्टरनेटिव जो एक्सिस्टिंग हमारा फ्लैट रेट प्रीमियम बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है, उसका अल्टरनेटिव है। ये फ्रेमवर्क बैंक्स को हेल्प करेगा कि वो और ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड अपनी जो से प्रीमियम जो पे किया जा रहा है, उसे सिग्निफिकेंटली सेव कर सके। एंड ऑल्सो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज इट इज़ 5 लाख पर डिपॉजिटर है हर इंश्योर्ड बैंक पे। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को इंक्रीज किया गया 1 लाख से 5 लाख रुपीस, जो कि 4 फरवरी 2020 के ऑनवर्ड्स यहाँ पर इफेक्ट में आया था। Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, now it is operating the flat rate premium based deposit insurance scheme since 1962. इस स्कीम में बैंक को अब 12% पर 100 रुपीज ऑफ एसेसिबल डिपॉजिट चार्ज करना होता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स, साउंड बैंक्स जो है लोअर डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं डीआईसीजी, वाइल जो नॉट सो साउंड बैंक है वो 12 रुपए पर 100 रुपीज ऑफ डिपॉजिट चार्ज करेंगे। इसके अलावा देयर इज अ अमेंडमेंट इन डीआईसीजी एक्ट इन द सेक्शन 15 ऑफ 1, यहाँ पर जो अगस्त 2021 में किया गया था, कॉर्पोरेट जो है ये लिमिट बढ़ा सकता है 15 पैसा पर 100 डिपॉजिट एज वेल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने एक रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क रिलीज करा है। प्रीवियसली प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 5 लाख पर डिपॉजिट है ऑफ इंश्योर्ड बैंक। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर इसमें 5 लाख रुपीस इंक्रीज किए गए हैं। पहले 1 लाख रुपीस हुआ करता था। डीआईसीजीसी फ्लैट रेट प्रीमियम बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम को 1962 से ऑपरेट कर रहा है। स्कीम में बैंक जो है प्रीमियम जो है चार्ज करता है 12 पैसा पर 100 रुपीस ऑफ एसेसिबल डिपॉजिट। साउंड बैंक्स कम डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, नॉट सो साउंड बैंक 12 पैसा। और इसी के साथ में कॉर्पोरेट जो है दे कैन रेज़, देयर इज़ अ वन मोर थिंग कि अमेंडमेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग डीआईसीजीसी जो है वो 15 पैसा पर 100 रुपीस ऑफ डिपॉजिट भी चार्ज कर सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। नाउ आरबीआई ने एक नई माइक्रोसाइट लॉन्च करी है इंडियन बैंक नोट्स के, व्हिच इज indiancurrency.rbi.org.in। ये एक वन स्टॉप इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो पहले जो वेबसाइट थी पैसा बोलता है .rbi.org.in इसको रिप्लेस करके लोगों को करेंसी डिजाइन के रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस अवेयर करना, सिक्योरिटी फीचर्स, एक्सचेंज प्रोसेसेस, जो काउंटरफिट कंसर्न्स अभी देखने को मिल रहे हैं उसके थ्रू यहाँ जितने भी ये मेजर्स हैं ये लिए गए हैं। इसमें 360 डिग्री व्यू दिया जाएगा, नोट का डिटेल एग्जामिनेशन दिया जाएगा, मल्टीमीडिया कंटेंट होंगे जिसमें वीडियो के द्वारा एनिमेशंस के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि वाटरमार्क्स, लेटेन इमेज, माइक्रो लेटरिंग, कलर शिफ्टिंग ये कैसे होता है, ठीक है। एक डेडिकेटेड सेक्शन होगा जिसमें एक्सचेंज, सॉइल डैमेज विदड्रॉन नोट्स जो हैं एलिजिबिलिटी रूल्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाए। देन यहाँ पर तो जो नई वेबसाइट है वो है indiancurrency.rbi.org.in।
जिसने पैसा बोलता है .rbi.org.in को रिप्लेस करा था, जिससे कि करेंसी डिजाइन, सिक्योरिटी फीचर और एक्सचेंज प्रोसेस के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर कर सके। नाउ आरबीआई ने कुछ मेजर्स अनाउंस करे हैं जिससे कि जो लिक्विडिटी कंडीशन है, टाइट लिक्विडिटी कंडीशन को थोड़ा ईज किया जाए बैंकिंग सिस्टम। और दे आर प्लानिंग कि 3 ट्रिलियन ये लोग नेक्स्ट कमिंग वीक्स में दे आर इंजेक्टिंग थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड फॉरेन स्वेप। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट, कि 1 लाख करोड़ रुपीस का, 50,000 करोड़ रुपीस का एक 2 ट्रांच में ये लोग करेंगे। इसके अलावा $10 बिलियन का जो एक बाय सेल स्वेप 13 जनवरी को होने वाला है। आरबीआई ऑलरेडी 1.45 ट्रिलियन जो है इंजेक्ट कर चुका है। एंड इवन लार्जर लिक्विडिटी सपोर्ट मेजर भी यहाँ पर लिए गए हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर आरबीआई ने 9.5 ट्रिलियन बैंकिंग सिस्टम इंजेक्ट करे थे थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एंड यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 3 ट्रिलियन यहाँ हमें आने वाले में इंजेक्ट करना चाह रहा है। एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स, तो जो अभी डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो फ्लो ऑफ मनी है फ्रॉम ओवरसीज इंडियन टू नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम, it is moderated to $8.3 billion during April-October of financial year 26 from $11.9 billion in the same period last. ये डिक्लाइन जो है प्राइमरीली क्योंकि जो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट से जो इनफ्लो आता है, में जो इनफ्लो आता है वो रिड्यूस हो गया है, या एफएनसीबी जो एफएनसीआरबी डिपॉजिट्स है उनमें भी आपको कहीं ना कहीं कम देखा गया है इनफ्लो। अकॉर्डिंग टू डेटा आउटस्टैंडिंग एनआरआई डिपॉजिट जो है वो $168.78 बिलियन पर है एट द एंड ऑफ द अक्टूबर 2025 एंड दे आर अप फ्रॉम 162.69 बिलियन ईयर्स अगो। नाउ एनसीआर डिपॉजिट स्कीम, एनआरआई डिपॉजिट स्कीम में आपकी एफसीएनआर डिपॉजिट्स, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स आते हैं। और अगर हम देखें तो एज मच एज $1.6 बिलियन फ्लोड इनटू एफसीएनआर बी अकाउंट्स एंड इट इज डाउन फ्रॉम 6.1 बिलियन इन अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर 5। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एफसीएनआर बी अकाउंट्स का, इट इज 31.88 बिलियन एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2025 और एनआरआई डिपॉजिट्स में आपको देखने को मिला है $3.9 बिलियन का इनफ्लो, जो कि पिछले साल में $3.0 बिलियन। तो ये कुछ डेटा है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो फ्लो ऑफ मनी है फ्रॉम ओवरसीज इंडियंस टू एनआरआई डिपॉजिट स्कीम, ये कम हुआ है टू $8.3 बिलियन। और आउटस्टैंडिंग एनआरआई डिपॉजिट्स भी हम देखें यहाँ पर तो इट इज 168.78 बिलियन इन अक्टूबर और लास्ट ईयर ये 162.69 था। एनआरआई डिपॉजिट स्कीम के अंदर आपकी 3 स्कीम्स आती हैं, एफसीएनआर डिपॉजिट्स आते हैं, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स आते हैं, नॉन रेसिडेंट आपके ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अमाउंट जो एफसीएनआर में आया है इट इज 1.6 बिलियन व्हिच इज वेरी लेस फ्रॉम लास्ट टाइम व्हिच वाज 6.1 बिलियन। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पर 31.88 बिलियन है और एनी एनआरई डिपॉजिट इनफ्लो जो है वो 3.9 बिलियन रहा है और पहले ये 3.0। आउटस्टैंडिंग एनआरई डिपॉजिट इज $100.98। नेक्स्ट है आरबीआई ने फेज 2 ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन द चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसके इंप्लीमेंटेशन को पोस्टपोन कर दिया है जो 3 जनवरी को शेड्यूल। अब ये रिवाइज टाइमलाइन जो है इसमें फेज 1 जो कि अक्टूबर 4 2025 को लॉन्च हुआ कंटिन्यू रहेगा। तो बैंक जो है कंटिन्यू जो करेंगे प्रोसेस और कंफर्म चेक्स को थ्रू कंटिन्यूअस डिजिटल क्लियरिंग ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। आरबीआई ने वर्किंग आवर्स जो है इसके लिए वो रिवाइज करे हैं। जो प्रेजेंटेशन सेशन है उसे 9 AM टू 3 AM कर दिया है, पहले ये 10 AM टू 4 AM था। बैंक्स ने डायरेक्ट करा है या तो दे कैन कंफर्म 9 AM टू 7 AM में चेक कर सकते हैं चेक को, जो पहले 10 टू 7 था। फेज 2 में आइटम एक्सपायरी जो है इट इज टू बी चेंज टू 2+3 क्लियर आवर्स। सिग्निफिकेंटली इससे सेटलमेंट टाइम को यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा जो कन्वेंशनल था T+1 और T+2 फ्रेमवर्क उसके साथ। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज चेक रिसीव करा ड्रॉई बैंक ने 10 AM से 11 AM के, इट मस्ट बी कंफर्म ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय 2 PM। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, और चेक्स जो ड्रॉई बैंक्स कंफर्म नहीं करते हैं प्रिस्क्राइब 3 आवर लिमिट में, तो वो क्या होगा, वो अप्रूव्ड हो जाएगा और सेटलमेंट में 2 PM पर इंक्लूड। ये कुछ चेंजेस है। तो आरबीआई ने जो फेज 2 था सीटीएस का उसे शेड्यूल था 3 जनवरी को, उसे पोस्टपोन कर दिया है। फेज 1 फर्स्ट 4 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था। यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंटेशन सेशन का टाइम चेंज करा था, चेक रिजेक्शन कंफर्मेशन का टाइम चेंज करा था। फेज 2 में आइटम एक्सपायरी जो है वो चेंज होने वाली है T+3 क्लियर आवर्स में।
Then there is a report which is on the report on the trend and progress of banking in India released by RBI, जहां पर जो सेक्टर रेजिलियंस है बैलेंस शीट एक्सपेंशन के साथ में उसे हाईलाइट किया गया है of 11.2% to 312.2 lakh crore, which is driven by 11.1% deposit growth and 11.5% credit expansion, largely funded by the core deposit. I mean 7% slower borrowings and 9.2% कमर्शियल बैंक में आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में अचीव किया गया है। एसेट क्वालिटी हिट मल्टीप्लिकेटर लोज है विद द ग्रॉस एनपीए डाउन 10.2%, नेट एनपीए 10.6%। इसी के साथ में हम जो स्लिपेज रेशियो है वो भी 4/5 ईयर में डिक्लाइन हुआ है बाय हाई कैपिटल बफर्स। बोरोइंग बढ़ी है 7% स्लोअर से, जिसमें क्रेडिट एक्सपेंशन जो है लार्जली फंडेड किया जा रहा है कोर डिपॉजिट से रादर देन मार्केट सोर्सेज से। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 9.2% से, ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन हुआ है 10.2% से, न्यू नेट एनपीए जो है 10.6% से डिक्लाइन हुआ है। ग्रॉस एनपीए रेशियो इंप्रूव हुआ है 2.2% फ्रॉम 2.7% और नेट एनपीए रेशियो डिक्लाइन हुआ है 0. जो नंबर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के, इट इज डिक्लाइन बाय 5 क्योंकि कई मर्जर और कोलैबोरेशन हो कैंसिलेशन हुआ है लाइसेंस का। 7 मर्जर्स यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखे गए थे और 6 महाराष्ट्र और 1 तेलंगाना में हुआ है, जिसमें आप देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ मर्जर्स हुए हैं इट इज रोज टू 163। इसके साथ में लाइसेंस 8 नॉन शेड्यूल्ड यूसीबीज का कैंसिल किया गया है इस ईयर में। यूसीबी की डिपॉजिट ग्रोथ इंप्रूव हुई है 5.2%, जो पहले 4.1% हुआ करती थी। एंड क्रेडिट ग्रोथ इन बैंक्स की जो है इट इज एक्सेलरेटेड टू 6.7%। So there is a report on the train and the progress of the banking in India 2024-25 आरबीआई ने रिलीज करा है। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के रेजिलेंस को हाईलाइट किया गया है विद द बैलेंस शीट एक्सपेंशन ऑफ 11.2%, डिपॉजिट ग्रोथ 11.1% एंड क्रेडिट एक्सपेंशन जो कि लार्जली कोर डिपॉजिट्स के थ्रू फंड किया जा रहा है इट इज 11.5%। कमर्शियल बैंक में प्रॉफिट ग्रोथ 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर में देखी जा रही है, बोरोइंग्स बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन हुआ है, नेट एनपीए डिक्लाइन हुआ है, ग्रॉस एनपीए रेशियो इंप्रूव हुआ है, नेट एनपीए रेशियो डिक्लाइन हुआ है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नंबर जो है वो डिक्लाइन हुआ है एंड द टोटल नंबर ऑफ मर्जर्स जो 2004 से 2005 के बीच में 163 है। देयर आर 8 नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है इस ईयर में। यूसीबी के डिपॉजिट ग्रोथ भी बढ़े हैं एंड क्रेडिट ग्रोथ भी यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमारे ये सभी न्यूज़ कवर होते हैं एंड एंड सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। देखिए ये पूरा जो हमने आज ये सेशन करा है इसमें आपको जितनी भी आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ है उन्हें हमने कवर करा है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके आने वाले मेंस ये डेटा जो है स्पेसिफिकली डेटा काफी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। दिसंबर मंथ के और भी मंथली कंपाइलेशंस आने वाले हैं तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड टेक केयर। थैंक यू।